जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट के ऊपर, समुच्चय के ऊपर। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो सेट है, यानी अपन जो बात करने वाले हैं वो समुच्चय के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सेट के ऊपर क्या क्या बात करने वाले हैं, एक तो सेट की जो डेफिनेशन होती है उस पर अपन बात करेंगे, और इसके अलावा सेट का जो नोटेशन होता है उस पर बात करेंगे। सेट की डेफिनेशन हो जाएगी, सेट का नोटेशन हो जाएगा, एक अपन एप्सिलॉन पे बात करेंगे क्या होता है, और एक अपन उस पर बात करेंगे, ब्रैकेट्स पे बात करेंगे, और सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके कितने मेथड्स हैं, दो विधियाँ अपनी होंगी उस पर बात करेंगे, और एक ऑर्डर पे बात करेंगे हम सेट के। तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को लेंगे और बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझेंगे। हर एक नोटेशंस का क्या मतलब है, संकेत का क्या मतलब है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे सभी पे। तो सबसे पहले हम सेट पे बात करते हैं। सेट यानी समुच्चय। तो समुच्चय जो होता है वो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो इसमें एक वर्ड आता है अपना सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइन। वेल डिफाइन समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं। संग्रह का मतलब कलेक्शन करना, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना, जमा करना, संग्रह करना, कुछ चीज़ों को एक जगह लाना, संग्रह, ठीक है ना, कलेक्शन। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। या सेट की डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर सेम काइंड, ठीक है ना। तो इसमें हमें जो समझने वाली जो दो वर्ड्स हैं वो एक तो सुपरिभाषित है और एक संग्रह है। तो संग्रह को हम आसानी से समझते हैं, संग्रह का मतलब कलेक्शन करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है ना, तो वो संग्रह है। सुपरिभाषित वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वेल डिफाइन का क्या मतलब है, तो वेल डिफाइन या सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि हम सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लेंगे, सेट के अंदर कोई भी अवयव लेंगे, उसको आप एलिमेंट बोल सकते हो, आप उसको सदस्य बोल सकते हो, उसको आप अवयव बोल सकते हो, या उसको वस्तु कह सकते हो। ये सब एक ही के नाम हैं, अलग अलग पर्यायवाची शब्द आपके हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो जब आप सेट के अंदर कोई अवयव लेंगे, यानी कोई किसी भी चीज़ का जब आप सेट बनाएंगे, तो उस सेट के बारे में सभी लोगों की राय एक होनी चाहिए। सभी लोगों की राय क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर किसी की राय अलग हुई तो भी वो सेट डिफाइन नहीं होगा, सेट परिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित मतलब, इसका मतलब यही है कि वो सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइन होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, सबकी राय एक ही होनी चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं, प्राकृत संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, आप मेरे नंबर सिस्टम के पार्ट देख सकते हैं, उसमें हम फुल डिस्कशन हमने किया है। तो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो एक से स्टार्ट होती हैं, एक प्राकृत संख्या होती है, उसके बाद दो होती है, फिर तीन होती है, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो उनको जब हम सेट लेंगे तो वो परिभाषित होगा, क्योंकि सबके लिए वही प्राकृत संख्याएं हैं वर्ल्ड के अंदर, किसी से भी पूछो, ठीक है ना। तो फिर कई सोचते हैं कि सेट कब नहीं होगा। तो मान लीजिए आपको कोई ये कहे कि आपको 5 खिलाड़ी लेने क्रिकेट के प्रसिद्ध, महानतम 5 खिलाड़ी लेने, विश्व के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ियों का एक सेट बनाना है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का एक समुच्चय बनाना है। तो क्या ये सेट परिभाषित है, क्या ये समुच्चय सुपरिभाषित है, क्या ये वेल डिफाइन है? तो ये नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग एक थिंकिंग है। कोई सचिन को बेस्ट मानेगा, कोई धोनी को बेस्ट मानेगा, कोई विराट कोहली को बेस्ट मानेगा, तो सबकी अपनी अपनी एक राय होगी, कोई विदेशी खिलाड़ी को बेस्ट मानेगा। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल हैं कि श्रेष्ठ का चुन लो, महान का चुन लो, या उससे उस बेस्ट के बारे में बात, तो ऐसी चीज़ें, या खतरनाक जानवरों का कोई संग्रह ले लो, तो ऐसे सारे समुच्चय नहीं होते हैं जिसमें लोगों की अलग अलग, आपको कहे कि विश्व के सबसे 5 अधिक खतरनाक डेंजरस जो जानवर होते हैं उसका संग्रह लो, तो ये जो सेट है ये वेल डिफाइन नहीं है।
तो सुपरिभाषित मतलब का समझ में आया। सुपरिभाषित या वेल डिफाइन का मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो वेल डिफाइन होने चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए, उसके बारे में किसी की कोई राय नहीं होनी चाहिए अलग अलग, सबकी एक ही राय उसके ऊपर होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि ये सेट है। तो सेट क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को। तो सेट के अंदर जो भी वस्तुएं आएंगी, जो भी अवयव आएंगे या उस सेट के जो सदस्य होंगे वो सारे सुपरिभाषित होने चाहिए। और सुपरिभाषित का मतलब वो सभी व्यक्तियों की राय एक होनी चाहिए, उस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला अपना पॉइंट था सेट की डेफिनेशन। अगला जो पॉइंट है इसका नोटेशन क्या लेते हैं। सेट का जो नोटेशन है वो आप अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं A B C D E F X Y Z तक, इनसे हम लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या जो अक्षर्स होते हैं उनसे क्या लिखते हैं? सेट का नोटेशन लिखते हैं। सेट को हम किससे प्रदर्शित करें तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से यानी बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। और सेट के जो सदस्य होते हैं, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर्स से दिखाते हैं। उसको किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से। तो सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों से, और उसके जो अवयव होंगे, उसके जो एलिमेंट होंगे, उसके जो सदस्य होंगे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से यानी छोटे अक्षरों से हम करेंगे। ठीक है, तो पहले अपनी डेफिनेशन फिर नोटेशन। तो नोटेशन क्या लिखना है? ABC XYZ आप बड़े नोटेशन यूज़ लेंगे और अवयव के लिए हमेशा छोटे नोटेशन यूज लेंगे। फिर हम बात करने हैं वाले हैं अपसाइलन पे, इस चिन्ह के ऊपर। ठीक है ना। तो एक तो ये मैं बता दूं कि ये यूनानी प्रतीक होता है, कोई यूनानी भाषा का प्रतीक, आपका यूनानी प्रतीक। ठीक है भाई, यूनानी भाषा का प्रतीक होता है जिसका अर्थ होता है बिलोंग्स टू, यानी कोई सेट के अंदर कोई अवयव है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे कि वो सेट का अवयव है या नहीं है। तो उसके लिए हम अपसाइलन के द्वारा बताते हैं कि ये अवयव है, ये सेट में बिलोंग्स टू करता है या नहीं करता, यानी इसका ये एक सदस्य है या नहीं है। मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लें, कोई सेट A ले लें, सेट A ले लें जिसके अवयव लिख लें A B C और D। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किस में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी बात। एक बार हम कोई सेट समुच्चय A ले रहे हैं जिसके अवयव हैं A B C D। तो अगर आप कोई ऐसे लिखे कि A बिलोंग्स टू A, यानी A के और इस A के बीच में क्या चिन्ह आ गया? आपका अपसाइलन का, यानी ये यूनानी प्रतीक आ गया। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसका मतलब क्या है? इस अपसाइलन का इस मतलब क्या? बिलोंग्स टू, यानी A जो है वो समुच्चय A का एक अवयव है, A समुच्चय A का एक अवयव है, ऐसे पढ़ते हैं। या A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A, ऐसे पढ़ते हैं। और मान लीजिए कल को ऐसे लिख देता कि E और A, तो इसके बीच में हम क्या पढ़ते हैं? नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि सेट A के अंदर A B C D चार ही अवयव है, E नहीं है, तो E नॉट बिलोंग्स टू A। तो हमें दो तरीके से अपसाइलन का साइन लेना है, एक तो अपसाइलन यानी बिलोंग्स टू, और एक नॉट अपसाइलन यानी नॉट ए बिलोंग्स टू, यानी जब उसका अवयव नहीं होगा तो हम एक अपसाइलन पे एक तिरछी रेखा से उसको काट देंगे। तो A बिलोंग्स टू A यानी ये इसका एक अवयव है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? A एक अवयव है समुच्चय A का। तो इसको शॉर्ट में मैथमेटिकली भाषा में हम लिखते हैं A बिलोंग्स टू A, सीधा सा, और नहीं होता तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस पे हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे अपना अपसाइलन वाले पे। जब कोई सेट का अवयव होता है तो उस अवयव और उस सेट के बीच में हम इस चिन्ह का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं दिखाने के लिए कि ये उसका एक अवयव है या नहीं है। तो जैसे कोई क्वेश्चन है अपना जिसमें कोई सेट दिया है X, यानी समुच्चय आपको क्या दिया है? X, और उसके अवयव दिए हैं, एक तो उसमें 2 है, फिर उसके अंदर फिर कोष्टक में एक लिखा हुआ है 3 है, और एक आपका 5, और एक जो अवयव लिखा है 7। ये सेट के अंदर लिखे हुए हैं, 4 अवयव हैं इसके। और इसमें 4 ऑप्शंस में आपको पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है। 3 बिलोंग्स टू X, एक तो ये ऑप्शन दे रहा है। दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है 2,5 बिलोंग्स टू X, एक ये दे रहा है।
और एक ऑप्शन दे रहा है 5 नॉट बिलोंग्स टू x, और एक डी ऑप्शन दे रहा है 7 बिलोंग्स टू x। कोई सेट है x जिसमें अवयव है 2, फिर सेट के अंदर 3 लिखा हुआ है, फिर 5 और सेट के अंदर 7 लिखा हुआ है समुच्चय के अंदर। ये 4 ऑप्शन कह रहा है और कह रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू होगा आपका। तो देखो पहला क्या लिखा है 3 बिलोंग्स टू x, ये कह रहा है कि 3x का एक अवयव है। 3 एक x का क्या है, एक अवयव है। x कौन है, समुच्चय, तो 3 समुच्चय x का क्या है, एक अवयव है। तो ये असत्य है। क्या है, असत्य। क्यों है, क्योंकि इस सेट x के अंदर 3 कहीं नहीं है। 3 जो लिखा हुआ एक सेट के अंदर फिर एक सेट लिखा हुआ है, इसलिए 3 इसका अवयव नहीं है। तो सर कैसे होता, कल को अगर ऐसे लिखता x के अंदर ऐसे हमें लिख के देता 2,3, तब हम कहते हैं कि ये 3 इसका एक अवयव है। तो जब भी बिलोंग्स टू का साइन आए, तो सिंपल अवयव लिखा हो, जैसे 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो वो अंदर भी वैसे ही लिखा होना चाहिए। अगर इस 3 के अंदर आपने फिर से सेट लगा दिया तो फिर 3 इसका अवयव नहीं है, सेट 3 उसका एक अवयव होगा। सेट समुच्चय 3 खुद एक अवयव होगा, ना कि 3 उसका एक अवयव होगा। तो ये क्या आपका असत्य है। और दूसरे में 2,5 बिलोंग्स टू x, और जब भी 2,5 ऐसे लिख के और ये ओपन इंटरवल लगाता है, यानी छोटे वाला ब्रैकेट लगाता है, तो वो तो सेट में कहीं अवयव ऐसा है ही नहीं। ये कह रहा है कि 5 नॉट बिलोंग्स टू x, जबकि 5 जो है वो x का क्या है, एक एलिमेंट है, एक अवयव है, और ये कह रहा है कि नहीं है। तो ये भी सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अब ये कह रहा है कि 7 बिलोंग्स टू x, यानी जो 7 कैसे लिखा हुआ है, ये खुद एक सेट के रूप में लिखा हुआ है। 7 कैसे लिखा हुआ है, एक समुच्चय के रूप में। तो ये इसका x का एक अवयव है। तो देखो अंदर सेट सेम है। आपको जो अवयव जिसके बीच में ये एप्सिलॉन साइन बढ़ता है, तो इधर वाला अवयव उसके अंदर सेम दिखना चाहिए आपको, बिल्कुल। इसके मजला कोष्टक लगाया तो इसके भी, अगर ऐसा मिलता है तो उसका अवयव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे यहाँ 3 था वो इसका नहीं था, क्योंकि इसके अगर इसको बिना ऐसे ब्रैकेट के देता, ऐसे 3 सिंपल, तब हम कहते हैं कि 3 इसका एक अवयव है। परंतु 3 इसने किस में दिया, एक सेट के रूप में दिया। तो हमने एप्सिलॉन का एक यूज देखा कि कब अवयव होता है और कब अवयव नहीं होता है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं ब्रैकेट, यानी सेट को हम कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं। बाकी हमने एग्जांपल्स पहले लिए हैं, उससे ही आप काफ़ी समझ जाएंगे इन चीज़ों को। तो अपने पास 3 ब्रैकेट अवेलेबल होते हैं। एक तो ये ओपन इंटरवल होता है, एक ये क्लोज इंटरवल होता है, और एक ये मजला कोष्टक, यानी मिडल ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, मजला कोष्टक, या कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, मिडल। तो सेट के अंदर हम कौन से ब्रैकेट का यूज करते हैं, हमारे पास तो 3 ऑप्शंस हैं चॉइस में, तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो हम ये तीसरे वाला यूज करते हैं। जब भी हम सेट के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी अवयव को या सदस्य को लिखते हैं, तो मजले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो सेट में हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज लिया जाता है। बाकी हमने एग्जाम्पल में पहले यही ब्रैकेट लगाया था, तो ये दोनों ब्रैकेट यूज नहीं लिए जाते। इन ब्रैकेट्स में क्या फ़र्क है वो हम सेट के आगे आने वाले वीडियो पे ज़रूर बात करेंगे, एक एक पे, सब पे। पर अभी हमें बस इतना समझना है कि सेट के अंदर हम कौन सा ब्रैकेट यूज लेते हैं, तो मजले कोष्टक वाला ब्रैकेट हम यूज लेते हैं। अब बात आती है कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी सेट को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं, 2। तो जो पहला जो है वो है रोस्टर या सारणी रूप। ठीक है भाई, रोस्टर या सारणी विधि या रूप, यानी रोस्टर, सारणी का मतलब टेबुलर मेथड, एक तो ये है आपका पहला। और जो दूसरा है वो है समुच्चय निर्माण या नियम, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको आप बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड।
सेट बिल्डर मेथड। तो दो तरीके से हम सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दो तरीके से हम किसी भी सेट के अवयव को लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो तो अपना क्या है, रोस्टर या सारणी रूप बोलते हैं, रोस्टर और टेबुलर मेथड। और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो इस पे हम दोनों पे बात करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं रोस्टर या सारणी रूप कौन सा होता है, उस पे हम बात कर रहे हैं पहले। तो मान लीजिए जब भी आपको रोस्टर रूप में लिखना है या सारणी रूप में लिखना है किसी भी सेट को, तो जो सेट के अवयव होते हैं, जो भी सेट के अवयव हैं, उन सबको लिखें, उनके बीच में आप कोमा लगाएं और मजले कोष्टक में बंद कर दें। किस में बंद कर दें? मजले कोष्टक में। मान लो हमने कोई अवयव लिया ए, ई, आई, ओ, यू, ये कोई हमने 5 अवयव लिए किसी सेट के, तो उन पांचों के बीच में आपने क्या भर दिया? कोमा। और इसको किस में बंद कर दिया? मजले कोष्टक में। और इसका कोई भी नाम आपने रख दिया एक बार के लिए ए। तो ये रोस्टर रूप कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? रोस्टर रूप या सारणी रूप। यानी सेट के अवयव के बीच में कोमा भर के और मजले कोष्टक के अंदर लिखना क्या कहलाता है? ये सारणी रूप या रोस्टर रूप कहलाता है, सिंपल तरीके से। दूसरी जो विधि है अपनी समुच्चय निर्माण नियम या समुच्चय निर्माण रूप, उसमें हम क्या लिखते हैं? उसमें हम सेट के जो एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ हमने एलिमेंट दिखाए हैं, शो किए हैं, जबकि समुच्चय निर्माण में हम किसी समुच्चय के अवयव के बारे में नहीं बताते हैं, यानी अवयव को नहीं शो करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं कि उस एलिमेंट में क्या खास बात थी, उसके बारे में हम बता देते हैं। तो जैसे यही सेट है, तो अगर इस सेट को आपको लिखना हो, इसी सेट को किस में लिखना हो? समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम कैसे लिखते हैं? तो उसमें हम अवयव नहीं दिखाते, उस अवयव की जो खास गुणधर्म होता है या उस अवयव के बारे में जो खास प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या कैसे लिखेंगे? तो जब भी किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को आपको किस में लिखना हो? समुच्चय निर्माण रूप में या सेट बिल्डर फॉर्म में, या सेट बिल्डर जो मेथड है उसको कैसे लगाना है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले आप इधर तो सेट का नोटेशन लिखेंगे, ए है तो ए लिख लेंगे, बी है तो बी लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, मजला कोष्टक लगाएंगे और उसके अंदर क्या भर देंगे? एक्स, और आगे लगाएंगे सच डेट का साइन। ये दो बिंदु जो ऊपर नीचे लिखते हैं इसको बोलते हैं सच डेट, या इनकी जगह ये स्लेश भी लगाते हैं, ये लाइन तिरछी रेखा भी लगाते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक यूज ले सकते हो। सच डेट यानी इस प्रकार, यानी हम यहाँ इस सेट ए के जो अवयव हैं, इस सेट के जो अवयव है वो कैसे हैं? एक्स जैसे हैं। हमने सबका नाम एक बार के लिए एक्स रख दिया कि उस समुच्चय के अवयव कैसे हैं? एक्स जैसे। अब आगे हम उस एक्स का गुणधर्म बताएंगे, उस एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स खुद कैसा है। सच डेट यानी इस प्रकार, यानी एक्स इस प्रकार है। तो हम एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहाँ अगर इसमें हम बात करें, इसके अंदर बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे क्या हैं? स्वर हैं, वोवल्स हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो आपको इनके बीच में कोई खास बात लग रही है तो आप लिख सकते हैं कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एक्स इज ए वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से इसको। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो रोस्टर रूप है आपका, और नीचे लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम अवयव ना लिख के उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं, और इसमें रोस्टर रूप में हम अवयव लिखते हैं और उनके बीच में कोमा लगा देते हैं। तो जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आपका पैटर्न फिक्स है। पहले आप सेट ए लिखें, बराबर लगाएं, ए की जगह आप नोटेशन बी सी डी जो भी लें बराबर लगाएं, मजला कोष्टक एक्स लगाएं और सच डेट का साइन लगाएं। यहाँ तक तो आपका फिक्स होता है, ये इतना हमेशा फिक्स है। और सच डेट, जब भी आपके मजले कोष्टक में ये सच डेट का चिन्ह लिखा हुआ और ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म सॉरी किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस पर हम 2-4 एग्जाम्पल्स और लेते हैं दोनों के ऊपर, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे। इनके 2-3 एग्जाम्पल्स और लगाते हैं इसके अलावा भी। तो कम से कम आपको एक तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये सेट रोस्टर रूप में लिख रहा है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है। तो जैसे अपना एक पहला एग्जाम्पल है, एक सेट आपको दिया अभी
जिसमें कह रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो ये सेट लिखा हुआ है। तो एक तो इसको आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। तो इसमें आपको अवयव दिख रहे हैं, बीच में कोमा लगे हुए हैं और मजला कोष्ठक लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन से रूप में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सारणी रूप या रोस्टर रूप में। इसको किस में लिखना है? इसको किस में लिखना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में आप जब लिखेंगे, इसी के बराबर हम सीधा लिख रहे हैं, तो हम यहाँ कोई नोटेशन नहीं मान रहे, नहीं तो आप इसको जैसे ए बराबर मानते हैं, सेट ए बराबर, तो यहाँ भी क्या लिख लेंगे? ए बराबर। तो मैंने पहले क्या बताया था, अगर जब भी किसी वैल्यू को आपको किस में लिखना हो? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो आप पहले मजला कोष्ठक लगाएं, उसके अंदर एक्स भरें और सच डेट का चिन्ह लगाएं। इतना तो आपको फिक्स रखना है। अब आप इस एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स कौन है। तो देखो ऊपर जो नंबर्स दिए हैं हमें, अगर उसमें हम ध्यान से देखें तो पहले ऊपर 1 आ रहा है, फिर नीचे 2, फिर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 3, यहाँ 3 तो यहाँ 4, फिर 4 तो यहाँ 5। तो ऊपर पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था और फिर 6 था। यानी ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो रही है। न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है, अंश वाली वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो चेंज हो रहा है ना, उसको हम एक बार के लिए नाम दे देते हैं एन। दुनिया वालों को बता देंगे कि ये कौन है? एन है। तो ऊपर वाला क्या भर दिया हमने? एन। जो चेंज हो रहा था उसको हमने एक बार एन बोल दिया। अब ऊपर 1 था तो नीचे 2 था, ऊपर 2 था तो नीचे 3 था, ऊपर 3 था तो नीचे 4 था। यानी जो नीचे वैल्यू आ रही है वो ऊपर वाली से 1 ज़्यादा है। क्या है? 1 ज़्यादा है। तो अगर हमने ऊपर वाले को एक बार के लिए दुनिया को बताने के लिए अगर n लिखा है, तो नीचे वाला कौन बना फिर? n+1। 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा को हम कैसे लिखते हैं? +1 करके। ठीक है, ऊपर वाला नंबर अगर n है तो नीचे वाला क्या है? n+1 है। तो हम x के बारे में बताएंगे कि x कौन है? n/n+1। ठीक है ना। अब दुनिया वाली ये कहेंगे भैया n के बारे में बताओ। वो तो पूछेंगे ना कि n कौन है, तो आप कह देंगे भाई n कौन है? n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी n कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। देखो सेट का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, नोटेशन खास करके, कि प्राकृत संख्याओं का क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स का क्या होता है, रियल इंटीजर्स का क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स का क्या नोटेशन होता है। तो इसके लिए आप मेरे 5 पार्ट्स हैं नंबर सिस्टम्स के, उनको आप देख सकते हैं ताकि आपको इस पे कोई डाउट नहीं रहे। तो पहले आप वो देख लें एक बार। n बिलोंग्स टू n, तो हमने बताया कि n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। फिर इसी में आगे फिर ये भी बताएंगे कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ये वैल्यू आगे 6/7 पे जाके रुक रही है। 1 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है। तो n की वैल्यू हम 1 से लेके कहाँ तक लेने वाले हैं भाई? 6 तक। कहाँ तक लेने वाले हैं? 6। अब देखो आपने n की वैल्यू लास्ट 6 ली है, तो जैसे इस n की जगह 6 रखेंगे और यहाँ 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 6/7। जिस दिन n का मान 1 रखेंगे तो 1/2। तो सबसे पहले जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो पहले मजला कोष्ठक लगाते हैं, उसके अंदर x भरते हैं, फिर सच डेट का साइन, यहाँ तक फिक्स होता है सब में। फिर x बराबर, यानी हम x के बारे में बताते हैं कि x कैसा है। तो वो यहाँ डिपेंड करता है कि यहाँ वाले जो एलिमेंट थे उसमें कोई खास पैटर्न बन रहा है क्या, वो कैसे लिखे हुए हैं, उसको हम पकड़ते हैं और फिर यहाँ बताते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि ऊपर वैल्यू जो चेंज हो रही है उसको हमने एक बार के लिए n बोला, और नीचे वाला जो था वो ऊपर वाले से 1 ज़्यादा था। तो अगर ऊपर वाला n है तो नीचे वाला n+1, 1 ज़्यादा हो गया। फिर आप दुनिया वालों को बताएंगे कि n कौन था, तो आप बोलेंगे n नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। और फिर आप बताएंगे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 से 7 तक ही हमें जाना है। तो n का मान हम 1 से लेके 6 तक रखने वाले हैं इसके अंदर। इसी पे अपन एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं ताकि और अच्छे से ये बात समझ में आए। ठीक है, एग्जाम में आपका सेट बिल्डर और रोस्टर बहुत कम पूछते हैं थोड़ा सा, परंतु हमें एक बेसिक में हमें ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए ताकि दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रहे। कई बार बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। जैसे अगला एक एग्जाम्पल है अपना, कोई सेट मान लीजिए हमने नाम ए दे दिया एक बार के लिए, 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, ये कोई सेट है।
और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले मजला कोष्टक, फिर आप x लगाएं और सच डेट का चिन्ह, फिर x बराबर, फिर आप दुनिया वालों को बताएंगे कि x इस प्रकार है या ऐसा है, ठीक है ना। x के बारे में बताएंगे। x के बारे में बताएं उससे पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। तो कोई सोचेगा सर देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, ठीक है ना। तो आप गुणा वाले पैटर्न में जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी ये क्या है। पर आप अगर इसको ऐसे समझें, जैसे हम 2 बोलें तो 2 क्या है? 2 की पावर कितनी है भाई? 1। 1 कभी शो नहीं करेगा आपको। तो 2 की पावर 1 का मान कितना है? 2। फिर हम बोलें कि 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। तो यही वैल्यू आ रही है 2, 4, 8, 16, 32। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही हैं ये कोई 2 की पावर से आ रही है। 2 की पावर कभी 1 थी, कभी 2 थी, कभी 3 थी, कभी 4 थी, कभी 5 थी। तो देखो इसमें यहाँ 2 लिखा हुआ है, 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 यहाँ 2 लिखा हुआ है। ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आप भी यहाँ 2 भर दें, क्योंकि 2 में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। ऊपर जो घात होती है उसमें कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 आ रहा है। तो यानी कौन चेंज हो रही है? घात चेंज हो रही है। और मैंने कहा जो चेंज हो रहा है उसको आप दुनिया वालों को बोलेंगे कि वो एक बार के लिए कौन है? n है। जो चेंज हो रहा है वो क्या है? एक बार के लिए n। तो हम लिख देंगे 2 की पावर n। फिर आपको n के बारे में भी तो बताना पड़ेगा। दुनिया वाले पूछेंगे बोलो n कौन है, तो आप बोलेंगे n बिलोंग्स टू n, कोई नेचुरल नंबर है। और क्योंकि आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि आप n की वैल्यू कहाँ तक ले रहे हैं, ये मान कहाँ तक जा रहा है? 32 तक। तो आप n की वैल्यू 2 की पावर 5 आई थी, 2 की पावर 5 का मान कितना होगा? 32। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ी आपको? 1 से लेके 5 तक। ये कंटिन्यू लिखा हुआ भाई, कोमा n बिलोंग्स टू r, एंड के आगे ये लिखना है, एंड के आगे यहाँ लिखना है। मैं इधर लिख रहा हूँ ये 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 5, यानी जो n है वो 1 या 1 से बड़ा, 5 या 5 से छोटा होगा। n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक हमें लेनी है। बस इसी पे एक एग्जाम्पल और अपना लेते हैं ताकि और अच्छे से कोई बात हमें समझ में आए। फिर मान लो कोई सेट A है जिसके जो एलिमेंट हैं वो हैं आपके 1, 4, 9, 100, और ये कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसे हमें लिखना है यानी समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है, तो मैंने कहा था पहले आप a बराबर इतना तो लिख लें, मजला कोष्टक वहीं फिक्स है, उसके अंदर x फिक्स है, सच डेट का साइन फिक्स है, और x बार बराबर आपको बताना है कि x इस प्रकार है, x कैसा है वो बताना है। तो देखो पहले क्या लिखा है? 1। अब ये 1 आया कैसे? हो सकता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। फिर अगला क्या लिखा था? 4। 4 को अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर होता है। फिर कितना लिखा है? 9। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 100% अगला 9 के बाद कितना आने वाला था? 16, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर होता। ऐसे ही जो लास्ट है वो कितना अपना? 100। 100 का मतलब किसका स्क्वायर है भैया? 10 का स्क्वायर है। तो ये नंबरों के स्क्वायर हैं सारे के सारे। क्या है? नंबर्स के स्क्वायर। तो देखो उसमें ऊपर घात में यहाँ 2 लिखा है, इसमें भी घात में 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। इसका मतलब इस बार जो घात होगी वो चेंज नहीं हो रही। चेंज कौन हो रहा है? आपका बेस, आधार बदल रहा है, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, 5, 6, 10 तक। तो जो बदलता है उसको हम क्या नाम देते हैं? n। क्या नाम दे देंगे? n। और ऊपर घात कितनी थी? 2, ये नहीं बदल रही। तो आप x बराबर क्या लिखेंगे? n²। फिर दुनिया वालों को बताएंगे कि n कौन? नेचुरल नंबर। फिर आप ये बताएंगे कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 1 से लेके 10 तक। तो आपको जब भी इस रोस्टर रूप दें और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवाए तो आपको उस अवयव में कोई खास प्रॉपर्टी ढूंढनी है, उसका कोई गुणधर्म पकड़ना है, बस उस गुणधर्म को आपको दिखाना है। अब तक हमने क्या क्या बात कर ली? सेट की डेफिनेशन, फिर उसका नोटेशन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर्स में लिखते हैं, उसके एलिमेंट को हम छोटे लेटर्स में लिखते हैं। फिर हमने एप्सिलॉन यूनानी प्रतीक के बारे में बात की, कब बिलोंग्स टू होता है, कब नॉट बिलोंग्स टू होता है। फिर हमने सेट में अंदर कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फिर हम सेट को कितनी विधियों से लिख सकते हैं? 2 विधियों से लिख सकते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर उसको हमने लिखना भी सीखा 1-2 एग्जाम्पल से। और अब हम लास्ट आज का जो पॉइंट है अपना, ऑर्डर
ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय की कोटि। बस बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है और जिसके अंदर अभी लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और 5, कोई सेट ए है। अब देखो कौन से रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ। सिंपल अवयव लिखे हैं, बीच में कॉमा लगा है, मजले कोष्ठक में बंद है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। सारे अवयव हमें दिख रहे हैं इसमें आसानी से। तो ये रोस्टर फॉर्म आपका है और ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर बता दो, यानी इसकी कोटि बता दो। ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं, कितने अवयव आए हैं, बस ये बताना होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी उसमें कितने अवयव आए हैं। तो देखो इस सेट के अंदर कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 अवयव हैं। तो आप उसको सबसे पहले उसका नोटेशन कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे n बाहर और ब्रैकेट के अंदर a का मतलब अपना सेट a था और इस n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इस a के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं, कितने अवयव आए हैं। तो na बराबर 5। केवल कुल अवयव की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बताने होते हैं। तो na बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। कई बार इसको OA से भी लिखते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं होता। OA बराबर मतलब ऑर्डर यानी कोटि। OA बराबर भी कितना है? 5 है और NA बराबर भी 5 है। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई सेट लिखा है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? सेट का नोटेशन A और बाहर n लिखा है, तो आपको अगला क्या पूछना चाह रहा है कि इस सेट के अंदर कितने अवयव आने वाले हैं, ये लिखने का एक संकेत है। इसी पे मान लो हम एक एग्जाम्पल और लें। मान लो कोई सेट B दिया है आपको, हम नाम बदल लेते हैं एक बार, सेट B, और सेट B के अवयव हैं A B C F, ये अवयव हैं। तो कितने अवयव हुए इसके अंदर? 1 2 3 4। तो कोई कहे कि इसका ऑर्डर बता दो या इसकी कोटि बता दो, तो आप लिखेंगे NB बराबर 4, यानी B समुच्चय के अंदर कितने अवयव आए? 4। तो NB बराबर 4, या OB ऑर्डर के हिसाब से लिखना चाहें तो OB बराबर 4, दोनों ही सही हैं। दोनों नोटेशन यूज़ लेते हैं, ज़्यादातर n वाला यूज़ लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेट की डेफिनेशन, कब सेट डिफाइन होता है, वेल डिफाइन कब नहीं होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम और आगे इस पे बात करेंगे। तो आज आप सभी का धन्यवाद।